हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। Potential energy, it is defined as the energy stored in a body. लिखो पहले बता समझो। It is defined as the energy stored in the body or system by virtue of its motion। नहीं, मोशन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी आता है। by virtue of its position in the field of force or by virtue of its configuration कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसके शेप साइज में चेंज करने के कारण या उसके शेप साइज में चेंज होने के कारण जो वो एनर्जी पजेज करती है या जो एनर्जी स्टोर हो जाती है किसी बॉडी में, उसके शेप साइज में चेंज होने के कारण उसे ही बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। शेप साइज किसी सब्सटेंस का, किसी जैसे स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग ऐसे अभी है, स्प्रिंग को अगर खींच दिए तो उसका साइज शेप चेंज हो गया कि नहीं। अब उसके कारण उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके पहले क्या पढ़े थे, एनर्जी का मतलब एनर्जी किसी बॉडी में है, ये कैसे पता चलेगा? इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन। एनर्जी क्या है? मेजर ऑफ वर्क डन। अगर कोई बॉडी या कोई भी चीज जो काम कर लेती है, कोई भी काम कर पाती है, तो हम बोलेंगे उसमें एनर्जी है। हम स्प्रिंग को अगर खींच के छोड़ दे तो कोई ना कोई काम करेगा, वर्क डन करेगा। अगर स्प्रिंग ऐसे खींचे और उसमें कोई ब्लॉक लगा हुआ है तो ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह तक ला देगा कि नहीं? इसका मतलब काम की कि नहीं? ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है ना, इसका मतलब वो वर्क डन किया, और वर्क डन किया इसका मतलब उसमें क्या है? एनर्जी है। तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों आया? ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, स्प्रिंग के। इसी को बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप साइज में चेंज होने के कारण जो किसी सब्सटेंस में, जो किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको बोला जाता है क्या? कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइट में भी होती है। अब बता रहा हूँ, हाइट वाला जो केस है वो पोजीशन का है। मतलब कि क्या है ना कि बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। मतलब जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है, हर किसी बॉडी पे ग्रेविटी जो है फोर्स लगाती है ना। तो इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स में पोजीशन चेंज करने के कारण जब किसी सब्सटेंस में एनर्जी स्टोर हो जाए, एनर्जी स्टोर होने का मतलब जब कोई वो काम कर ले, जैसे ये बॉडी है, इसको इतनी हाइट से हमने छोड़ दिया, इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये कुछ ना कुछ काम करेगी। अगर इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो अगर यहाँ पे रखा गया तो हो सकता है चोट भी लग जाए, या ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी है, और इसमें एनर्जी इसके पोजीशन के कारण है। अर्थ से इसके पोजीशन के कारण इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए इसको बोलेगा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पोजीशन में चेंज होने के कारण ये एनर्जी स्टोर्ड हुई, इसको बोले। जैसे डैम में एग्जांपल आप लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या मेजर करता है? पोटेंशियल एनर्जी, इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी, देखो इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? इस एनर्जी को हम म्यूचुअल एनर्जी भी बोल सकते हैं, और या तो एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। म्यूचुअल एनर्जी का मतलब
म्यूचुअल एनर्जी का मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये एनर्जी आती है। और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि किसी सब्सटेंस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज चेंज करोगे तो एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए इसको एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या म्यूचुअल एनर्जी भी बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये मेजर क्या करता है? ये एनर्जी तो है, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज मेजर ऑफ वर्क डन। तो ये कौन से वर्क डन मेजर करेगा? इट इज मेजर द वर्क डन बाय बाय अ सब्सटेंस या बाय अ बॉडी या बाय अ फोर्स। उसमें क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस की, जब किसी बॉडी की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं या फिर जब किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो ये इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स to change the position from a fixed point या 0 point, position from a fixed point। फिक्स पॉइंट मतलब 0 पॉइंट। जैसे किसी चीज का, जैसे ग्रेविटी, अर्थ के लेवल से अगर अर्थ से ऊपर किसी चीज को उठाओगे, उसका पोजीशन अर्थ के लेवल से चेंज हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा? पोजीशन चेंज कर रहे हो अर्थ के फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो इसके कारण बाय ए फिक्स्ड पॉइंट का मतलब अर्थ का लेवल यहाँ दिया गया है, फिक्स्ड पॉइंट। और फोर्स टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन दी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसी सब्सटेंस का शेप और साइज चेंज करोगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क किए उसको चेंज करने में, वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, उसी को मेजर करेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो क्या लिखोगे? फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी रूफ पे पड़ी हो, छत पे ऊपर है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है? एक्सप्लेन कर लोगे क्यों पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछेगा कोई कि कैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जरा समझाओ, कैसे बताओ? बताओ, बोलो, कैसे समझाओगे? नहीं, एनर्जी का मतलब एकदम डेफिनेशन से जाओ। एनर्जी का मतलब जब कोई भी बॉडी में तब एनर्जी रहेगी जब उसमें काम करने की एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब ये कोई बॉडी ऊपर रखा है, अगर वो कोई काम कर लेगा तो कहेंगे उसमें एनर्जी है, अदरवाइज नहीं। बता रहे हैं कैसे। अ बॉडी लाई ऑन द रूफ possesses kinetic energy, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पोटेंशियल एनर्जी, मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा। देखो, जैसे ये रूफ है, ठीक, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर इसको नीचे गिरा दो तो नीचे गिरा दो, अगर इसके रास्ते में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या उसको डिस्प्लेस करके नीचे नहीं ले जा पाएगा? बोलो। या फिर ये बॉडी नीचे ऊपर है, ऊपर से अगर किसी के ऊपर ही गिर पड़ा तो उसको फोड़ नहीं देगा उसका सर। जैसे ये है, ये किसी के ऊपर ईंट रखा गया, ईंट ऊपर, तो चोट लगी ना। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ एनर्जी थी तभी ना चोट लगा। अगर इसमें एनर्जी होता ही ना तो चोट कैसे लगती? या फिर ऊपर से आप डैम वाला केस देख लो, डैम वाला केस, ये तो सब्सटेंस है, ये कुछ ना कुछ काम करने की इसमें एबिलिटी है ना। अच्छा, डैम वाला भी तो यही केस होता है, ऊपर पानी ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर पानी ऐसे इकट्ठा किए रहते हैं,
और इसको जब ऐसे टरबाइन पे छोड़ते हैं तो वो टरबाइन को मूव करा देता है कि नहीं? टरबाइन को मूव करा दिया, इसका मतलब इसमें एनर्जी थी तभी ने इसको मूव कराया और वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब बिना एनर्जी के तो हुए तो होगा नहीं। तो इसका मतलब कि किसी हाइट पे अगर कोई भी चीज है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। यही बात इस केस में भी है। रूट पे अगर कोई चीज है या किसी सर्टेन हाइट पे ये भी है, यही इतनी हाइट पे है अर्थ से, इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें काम करने की कुछ न कुछ एबिलिटी है। दूसरा आप एग्जांपल डैम वाला भी ले सकते हो। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, वाटर stored in dam possesses kinetic energy, possesses potential energy। क्यों? क्यों इसको भी एक्सप्लेन कर लोगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि ये टरबाइन को मूव कर देता है और टरबाइन मूव करने का मतलब काइनेटिक आ गया उसमें, और टरबाइन मूव किया तो क्योंकि बिना एनर्जी का तो होगा नहीं, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी तभी वो मूव कर पाया। इसको एक्सप्लेन करने का ये सब दोनों ड्यू टू पोजीशन के कारण है। ये एनर्जी पोजीशन की चेंज होने के कारण आ गया। जैसे पानी गया ऊपर डैम पे इकट्ठा हो गया तो ये पोजीशन ही इसका चेंज हुआ ना। अब देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन के कारण कौन है, स्प्रिंग में जो केस है, स्प्रिंग में स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, हाँ रबड़ भी ले सकते हो। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैव पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है as it has the capacity to do some work, as it has the capacity to do some work। एग्जाम्पल देखो कहाँ पे स्टोर, जैसे ये रहता है ना, ये स्प्रिंग रहती है ऐसी, और ये इसको खींच के अगर छोड़ दो तो ये इसको बॉडी को इधर की तरफ तेजी से लाएगा ना, और बॉडी को मूव करा दिया, इसका मतलब वर्क कर दिया। बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया अगर फोर्स लगा के, इसका मतलब उसको वर्क कर दिया बॉडी को। अच्छा, और एनर्जी किसमें बची रहती है? ऊपर हटा दो, ऊपर देखो। चौथा एग्जांपल आप ये यही स्प्रिंग वाला पोजीशन के कारण देखो। हाँ। वो खिलौना, तो वो जो क्या बोलते हैं, वो जो गाड़ी आती है जिसमें आप चाबी भरते हो, चाबी, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग ही लगा रहता है। उसमें आप क्या करते हो, जब ऐसे चाबी हटते हो तो स्प्रिंग ही रहता है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब उसको छोड़ते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल ही काइनेटिक में, जो चाबी भरने वाली गाड़ी होती है छोटी करंट टॉय, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होती है। ठीक, तो इसमें क्या लिख दे, टॉय, चाबी क्या लिखती, उसको क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी बोलते हैं? चाबी भरने वाली गाड़ी को क्या लिखेंगे इसमें? रैपिंग, नहीं रुको, टॉय कार वाउंड स्प्रिंग, हाँ यही है, वाउंड स्प्रिंग। ठीक, in a toy car wound spring possesses potential energy, क्यों? यही पोटेंशियल एनर्जी, जब चाबी भरते तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन सा एग्जांपल दे सकते हो आप? वो एंड एरो वाला, ऐसे खींचते हैं ना रबड़ की, उसमें वो लगी रहती है, जब तेजी से खींचते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, शेप चेंज होने के कारण उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही उसको छोड़े पोटेंशियल एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बो को तेजी से आगे की तरफ बढ़ा देगी। तो इन बो में स्ट्रेच्ड रबर बैंड रहता है ना, इन बो में रबर बैंड, स्ट्रेच्ड बो पोजेसेस पोटेंशियल। ठीक है, स्ट्रेच्ड बो पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। और कौन सा एग्जांपल दे सकते हो, कोई है आपको?
हाँ बताएं। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कॉन्फ़िगरेशन के कारण आए। पानी, वाटर डैम वाला तो लिखा, बरसात, हाँ तो उसमें तो रहता ही है। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? बस ठीक है सर, इतना ज़्यादा एग्जाम। गन में भी वही होता है, हाँ गन में भी स्प्रिंग लगी रहती है। जब ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग छूटता है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी खूब स्टोर रहता है। टॉय गन की बात कर रहा है। टॉय गन नहीं, उसमें भी वैसे भी बारूद रहता है। तो बारूद रहता है। तो जो जो उसको मारता है हाई स्पीड से वो कौन मारता है? जब ऐसे ट्रिगर दबाते हो तो गोलियां को आगे कौन बढ़ा? नहीं, वो चिंगारी देता है, उसके अंदर जो बारूद रहता है वो खतरनाक मारता है। बिना स्प्रिंग स्प्रिंग रहता है, मारता है। स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग की उसके ऊपर चोट करता है। हाँ तो वही स्प्रिंग में एनर्जी है ना पते। हाँ। बिना स्प्रिंग में एनर्जी होती ना तो उसको एनर्जी देता कैसे? तो स्प्रिंग में एनर्जी रहे तो वो उसको पजेज कर देता, तब जाके काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक, हाँ। हाँ। अब चलो हो गया ये एग्जांपल थे सारे। हाँ, हो गया। चलो और क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप के? फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है, अगर उसमें किसी चीज का पोजीशन चेंज करने के कारण एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हाइट वाला केस देखे, जैसे किसी बॉडी को किसी अर्थ से सर्टेन हाइट पे उठा दो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, हाँ। ये कौन सी पोटेंशियल है? डैम में जो वाटर है, डैम में जो वाटर है उसमें कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अच्छा दूसरा ये लिखवा नहीं रहा हूँ, समझ लो बस, ग्रेविटेशनल। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक वाला केस किस में था? इलास्टिसिटी, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में जो एनर्जी आती है वो इलास्टिक है। रबर में वो जो बो एंड एरो वाला देखे उसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कि अगर शेप और साइज में चेंज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी किसी में आती है तो उसको कौन सा बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, रबर बैंड वन सब में। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। जब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कोई चार्ज पार्टिकल है कहीं पे और उस चार्ज पार्टिकल में कोई पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पी क्यू है ना, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल, अब ये कैसे पता चलेगा? जब तक ये कोई काम करेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये चार्ज है, अगर इसके पास आसपास कोई निगेटिव चार्ज आ जाएगी तो ये तेजी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, इसका मतलब काम कराया। अगर ये कोई काम कर पा रहा है तो तभी तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये काम किया कि नहीं, चार्ज पार्टिकल को मूव किया, और ये चार्ज भी तो इसको खींचेगा। तो दोनों में पोटेंशियल एनर्जी अपनी अपनी है। बात समझ में? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिपेल करेगा, तब भी ये पीछे की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये तब भी मूव करा दिया, मतलब ये पार्टिकल इस पे वर्क डन किया कि नहीं इसको मूव कराने में, इसका मतलब वर्क डन कर रहा है। इसका मतलब कैपेसिटी टू द वर्क, यही तो है एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ? कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखता है। और अट्रैक्ट और रिपेल करेगा तो बिना मूव करे तो आएगा नहीं, अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ लाया तो इसका मतलब वर्क किया। और किसी चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है तो अपने से दूर भगा रहा है, तब भी तो वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? अब आते हैं, अब एक एक डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डेरिवेशन है, हम इसका डेफिनेशन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी में जो पजेज करती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। सिंपल सी बात है, हम एक एक चलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये जानते हैं ये क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी ऊपर है, ग्राउंड से कितनी नीचे है, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसमें जो एनर्जी रहेगी उसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, चलो देखो, बिल्कुल मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m है M है, और ये मान लेते हैं ये अर्थ का लेवल है लेवल है, और यहाँ से ये हाइट h पे है। HP है, ठीक, अब देखो जब इस बॉडी को यहाँ से इसको गिराएंगे, फ्री फॉल करेंगे, यहाँ से ये गिरेगी, यहाँ तक हाइट पे आएगी, तो इसमें कुछ न कुछ वेलोसिटी से आएगी भाई, अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगी, तो इसमें कुछ न कुछ वेलोसिटी रहेगी। वो वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या आएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यही ना, तो ये 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh, नहीं तो v स्क्वायर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये बॉडी आ रही है तो इसमें वेलोसिटी v से आ रही, मास m का है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ ये 0 रखोगे, हाँ बता रहा हूँ, ये मूव नहीं करेगी जब उसको गिराएंगे वहां से, ये आ जाएगा हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू 2gh रख दो, 2 से 2 कैंसिल mgh। अब ये बताओ इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कहाँ से आया, इसमें अगर एनर्जी होती ना तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसका मतलब ऑलरेडी ये एनर्जी यहाँ पे था कि नहीं, इसमें ऑलरेडी एनर्जी पजेस किया हुआ था ना, तभी तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तो ऐसे है, ये तो एनर्जी का मान लेते हैं हम फार्मूला लगा दिए। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, एक और तरीका, ये तो यहाँ से आ गया काइनेटिक एनर्जी और यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, हम वर्क डन से कर देंगे। ऐसे देखो, क्योंकि ये बॉडी है तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F इक्वल टू mg नीचे की तरफ। ठीक, तो वही mg वो हो जाएगा, और उसके बाद मान लेते हैं h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हाइट, तो ये आ जाएगा mg इंटू h, और क्योंकि यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में करना, हाँ 9th में यही था, तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और ये कैसे स्टोर हुआ ये समझा सकते हो, ये स्टोर कैसे हुआ, आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी आया कैसे, कुछ एनर्जी खर्च करके ऊपर ले गए, क्योंकि यही वाला एनर्जी, यही वाला फोर्स जब इसके अगेंस्ट फोर्स लगा के उतना ऊपर ले गए, वही एनर्जी स्टोर हो गई, इसलिए यही है। तो आराम से सिंपल इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे दोनों तरीके से हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। हाँ ठीक, mgh। जब कोई बॉडी है जिसका मास m है या हाइट पे है और अर्थ से, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। दोनों तरीका है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन से किया हुआ है, मतलब कि है नहीं बुक में, वो वैसे भी किया जा सकता है, क्योंकि वो भी तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और कोई एनर्जी पहले से कहीं से उत्पन्न नहीं होती, ना तो वो कहीं नष्ट होती है, इसका मतलब एक एनर्जी कोई न कहीं ट्रांसफर होता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें आया था वो इसका मतलब कोई न कोई एनर्जी यहाँ स्टोर थी, वही इसमें ट्रांसफर हुआ, तो वही इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे। अच्छा, अर्थ सरफेस पे कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस क्या होगा, 0, क्योंकि अर्थ सरफेस पे यह चीज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सर एक चीज पूछें, ठीक है, ये जो अभी लेवल रोड है इस पे 0 होगा, अगर हम गड्ढा को नीचे रख देते तो माइनस में नहीं जाएगा क्या, क्या कह रहे हो सर? ये भी कह रहे हैं ऊपर ले जाने पे mgh रहता है, कुछ हाइट तक यहाँ तक है, तो हाँ एकदम जमीन पे रखेंगे तो 0 रहेगा, गड्ढा को नीचे डाल देंगे तब
तो निगेटिव में रहेगी हाँ यही पूछ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यही पूछ रहे हैं। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर नीचे जैसे ऊपर अर्थ सरफेस पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, लेकिन अगर वहीं गड्ढा खोद दो और गड्ढे में वो गिर गया हाँ, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, क्योंकि वहां पे आपने कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे तो आप काम करके उसको ऊपर लाए हो, वो स्टोर हो गया है, लेकिन यहाँ काम नहीं किया गया इसलिए निगेटिव है। अच्छा निगेटिव क्यों है? क्योंकि अब उस गड्ढे से उस बॉडी को अर्थ सरफेस पे लाने के लिए आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको उतना एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा, इसलिए वो निगेटिव में है। बात समझ में आया? जहाँ पे एनर्जी लगाना पड़े आपको तो वो समझो एनर्जी निगेटिव में है, और यहाँ पे एनर्जी आपको नहीं लगाना पड़ा। जैसे किसी हाइट पे है, उसको अगर अर्थ पे ला रहा है तो आपने एनर्जी नहीं लगाना है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव एनर्जी में है। अगर कहीं से किसी चीज को निकालना है और आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, समझ लो वो निगेटिव एनर्जी में है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आए? आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ये थोड़ा टिपिकल चीज है, ये तो सिंपल सा फार्मूला देख लिए, लेकिन ये है टिपिकल। ये कह रहा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये समझना जरूरी है कि दो तरह के फोर्स होते हैं जिनके कारण एनर्जी आती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव दो तरह के फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव फोर्स, पहले एक देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? फोर्स को, किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहेंगे? जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो काम करे। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे और जो भी उस फोर्स के द्वारा काम हो रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई बॉडी यहाँ पे है और कोई बॉडी ए पॉइंट पे है और इसको बी पॉइंट पे ले जाना है, ठीक? अगर इस बॉडी को, ये बॉडी है, इस बॉडी को मूव कराया जाए ऐसे या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया। अगर इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है कि चाहे ऐसे लेके जाओ चाहे ऐसे लेके जाओ, दोनों ही वर्क डन सेम आएगा, तो इस तरह के फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। अभी तो आप कहें कि कोई वर्क करने का कंजर्वेटिव, तो वर्क डन मध्य बोला कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो कोई काम करे किसी बॉडी पे, ऐसा फोर्स जो कोई किसी बॉडी पे काम करे लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। मतलब कोई बॉडी चाहे ऐसे ले जाओ उसी फोर्स से, और कोई बॉडी ऐसे ले जाओ या ऐसे घुमा के ले जाओ, चाहे जैसे 3 पाथ हो गए, 1 2 3 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला वो है क्या? तीनों पाथ में कोई भी पाथ आप चूज करो। अगर कोई ऐसा फोर्स है जो तीनों पाथ में किसी भी पाथ से ले जाओ लेकिन वर्क डन अगर सेम कर रहा है, इस तरह के फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कोई छोटा रास्ता है, कोई नहीं, वर्क डन कैसे अलग अलग आएगा? ऐसे मैं जाऊंगा वहां से घूम जाऊंगा तो एनर्जी कुछ और लगेगी, वहां से डायरेक्टली मैं चला जाऊंगा तो एनर्जी, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझे? तो ऐसा फोर्स जो पाथ पे इंडिपेंडेंट हो और सेम वर्क डन करे। तो इस तरह की कंडीशन कहाँ पे आएगी मैं बता दूं। जो तुम कह रहे हो ना, यहाँ से घूम के गए, ऐसे घूम के गए, ज्यादा काम किए, और यहाँ से ऐसे ही कट कर लिए, कम काम किए, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा फोर्स जो काम करे, जो वर्क डन करे। अ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ बॉडी एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो वो तो डिस्टेंस है, वो कह रहा हूँ मैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं जो तुम घूम के आ रहे हो या किसी बॉडी को ही ऐसे लेकर। मैं इधर 10 मीटर गया, 5 मीटर उधर घूमा चला आया, इधर भी 10 मीटर गया, 5 मीटर उधर घूमा, तब तो दोनों ही फोर्स बराबर, वर्क डन भी बराबर हो गया। तब तो यहाँ वर्क डन तो उसको कंजर्वेटिव नहीं कह दो, कह रहा हूँ ये है ही नहीं, पाथ पे डिपेंड है। तुम तो अब सेम डिस्प्लेसमेंट चले ना, सेम डिस्टेंस चले, तो वहां पे ऐसी बात नहीं। जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं ना करे, आप केवल 2 पॉइंट पे डिपेंड करें, बस कहां से कहां जाना है। और इस तरह का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। कोई बॉडी को इतना ऊपर लाना है, अब देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ ये कैसे हुआ। किसी बॉडी को यहाँ पे लाना है, यहाँ से है, ए बॉडी है, और इस बी पॉइंट तक पहुंचाना है। आप डायरेक्ट ऐसे सीढ़ी लगा के पहुंचा दो, या फिर यहाँ
पहले यहाँ से इतनी दूर पहुंचाओ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और तब जाके ये रीजन पे पहुंचे, तो वर्क डन सेम, मतलब कि सेम वर्क डन करना पड़े, इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। ऊपर गया फिर नीचे है। अब बता रहा हूँ कहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ गया इधर चला, यहाँ गया इधर चला, वर्क डन सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ, कैसे आएगा आप समझाओ हमको, वर्क डन कैसे सेम आएगा। तो वर्क डन वर्टिकल नहीं माना क्या था? हाँ, ये वाला यहाँ पे यहाँ से तक जाने में कोई काम नहीं करा, क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हमने देखा कि इस केस में कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो केवल इसका जोड़ा जाएगा, इसका जोड़ा जाएगा, इसका जोड़ा जाएगा, इसका, इन सब को जोड़ोगे तो यही ना हाइट आएगी। तो दोनों केस में सेम वर्क डन हुआ कि नहीं? इस तरह से ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आया कि नहीं? तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन आप लिख लोगे? हाँ, क्या लिख लेंगे? चलो देखो, ठीक है सर, लिख लेंगे। और उनको लिखवा देना। देखो, a force is आता है, a force is said to be conservative if it act on a body and work done by it is independent of path followed। बात समझ में आया? मतलब कि जब कोई, जैसे कोई भी ऐसे, ये है बी है, आप ऐसे घूम के गए या ऐसे घूम के गए, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, दोनों ही केस में वर्क डन, ये पाथ W1 है, मान लेते हैं यहाँ W2 काम करना पड़ा, और एक ऐसे ऐसे घूम के गया, तीसरा पाथ फॉलो किया, ये W3 काम किया। अगर जो भी इस पे फोर्स लग रहा है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऐसा है कि तीनों ही केस में वर्क डन सेम है, वर्क डन सेम है। डिस्टेंस अलग अलग। हाँ, डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा, हम कहाँ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पाथ इंडिपेंडेंट हो, केवल वर्क डन सेम हो जाए, इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब इस पे जो भी बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो? बोलो, एग्जांपल दे सकते हो? बोलो दूसरा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, हम सोचे कि कंजर्वेटिव इसी का पार्ट है। क्या? हम सोचे कंजर्वेटिव उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। हाँ, उसी में आएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, उसमें और कौन से फोर्स कंजर्वेटिव हो सकते हैं? सर, ये तो आप एनर्जी पढ़ा रहे हैं, फोर्स कहाँ से आते हैं? अरे तो ये फोर्स, एनर्जी कब आएगा? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। और वर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी पे फोर्स लगे और डिस्प्लेस कर दे तो फोर्स पे ही डिपेंड है ना ये, इसलिए दो फोर्स आए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, ये तो आ गया। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स समझेंगे, पाथ फॉलोड बाय, पाथ पे इंडिपेंडेंट हो, ए से बी गया तो वर्क डन। अगर क्लोज्ड पाथ में कोई वर्क डन होगा तो वो जीरो, उसको दिखा दे रहा हूं। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। ये प्रूव करना है, यही यहाँ स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो ये वाला देखो मैं प्रूव करा दे रहा हूँ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग a particle
कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग अ पार्टिकल इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। देखो कैसे होगा, इसको मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, देखो क्लोज्ड पाथ, सिंपल सा एक क्लोज्ड पाथ बना देते हैं, या वही एग्जांपल ले ले, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, तो जब बॉडी को इस पाथ से ले गया जाएगा, ये वाला मिटा देते हैं, मान लेते हैं, ठीक, नहीं तो चलो हम यहाँ नया बना देते हैं। ये बी पॉइंट है, ठीक, ये ठीक है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक। अब बॉडी को ये अब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चाहे पाथ 1 फॉलो करे चाहे पाथ 2 फॉलो करे, वर्क डन दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब WAB मतलब A से B तक जाने में जो वर्क डन हुआ वो क्या है, पाथ 1 से ये क्या आ जाएगा, पाथ 1 क्या नहीं, WAB तो है, लेकिन पाथ 1 कैसे लिखे, W1 लिख दे रहा हूं यहाँ ऊपर, W1 ये, और ये इक्वल है किसके, WAB और पाथ 2 फॉलो किया, A से B ये भी गया है, A से B ये भी गया है। अब देखो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये दोनों बराबर हैं। अगर कोई क्लोज्ड पाथ में वर्क डन देखो, A से B जाए, B से A आए, तो ये पूरा वर्क डन होगा। A से B गया, फिर B से A गया, ठीक। अब देखो, A से B गया, ठीक है, लेकिन जब ये बॉडी B से A आएगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको, WBA, और ये पाथ 2 फॉलो कर रहा है ना, WBA पाथ 2 फॉलो कर रहा है, तो WBA, क्योंकि फोर्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स। इसका मतलब इसको कितना काम करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको इसका अपोजिट निगेटिव में काम करना पड़ेगा ना। एक बार यहाँ से यहाँ ले गया, जो भी वर्क डन करना पड़ा यहाँ स्टोर हो गया होगा, उसको फिर से उसी आपस में लाने पर निगेटिव में वर्क डन। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, -WAB वर्क पाथ 2। देखो, A से B गया इसी पाथ से, फिर B से A इसी पाथ में वापस आ गया, तो ये अभी ये निगेटिव में हो जाएगा ना, A से B ये निगेटिव लिख दो। अब देखो, इस निगेटिव को या हम WAB, हाँ यही रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस निगेटिव को या ऐसे लिख दो, WAB पाथ 2 माइनस WBA पाथ 2 लिख सकता हूँ, ये निगेटिव इधर कर दिया। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो WAB पाथ 1 इज इक्वल टू, इसके बराबर रख दो निगेटिव में WBA पाथ 2, और WBA माइनस में इधर जाएगा पॉजिटिव, मतलब WAB और प्लस WBA इज इक्वल टू 0। तो पूरा वर्क देखो, A से B, इधर देखो, A से B, B से A, तो वर्क नेट वर्क डन कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये बात तभी सही होगी कंजर्वेटिव फोर्स में, नॉन कंजर्वेटिव के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे W2BA की जगह वो AB रखी है। हाँ देखो, यहाँ पे ये माइनस, AB के स्थान पे ये माइनस रख दिया, और माइनस को इधर लाया प्लस, तो B आ गया। वहाँ AB था, यहाँ BA है, यहाँ AB है, तो इसीलिए तो इसके स्थान पे माइनस BA रख दिया। ये माइनस BA है ना, AB के स्थान पे माइनस BA, तो इसके स्थान पे माइनस BA रखा, और माइनस BA माइनस इधर जाएगा प्लस। इसका मतलब A से B वर्क डन प्लस B से A वर्क डन, A से B, B से A जो वर्क डन किया गया, नेट वर्क डन क्या आ गया, 0। ये कंजर्वेटिव फोर्स में ही होता है। आप एग्जांपल समझ लो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बताया, जैसे ये है, किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ सर्टेन हाइट तक उठाए, ठीक, तो वर्क डन आपने कितना किया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना पजेज हो गया, mgh। अब इस बॉडी को फिर से यहीं पे नीचे ला दिए, पहली बात लाओगे नहीं, ये अब लाने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री फॉल के अंडर में गिरी, और गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh के बराबर ही होगा, तो दोनों वर्क डन हुआ नहीं सेम। मतलब कि या फिर ऐसे कर सकते हो, जब बॉडी को ले गए फिर नीचे लाए तो टोटल वर्क डन हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। इसका मतलब कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन क्लोज्ड पाथ, ये क्या हो जाएगा, 0। आगे चलें।
आगे क्या है? हाँ, इसके एग्जांपल लिख लो, कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। रुको, ये तो समझ गए। ग्रेविटेशनल वाला तो समझ गए कि ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। स्प्रिंग में जितने भी होते हैं सब में कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्प्रिंग में कैसा होता है? स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है। इसको समझा सकते हो कि कंजर्वेटिव होता है। देखो, ग्रेविटेशनल तो समझ गए, हमने बताया अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक उठा के ले गए तो उसमें एनर्जी mgh के बराबर पजेज हो गई, स्टोर हो गई। लेकिन फिर वहां से उसको नीचे लाओगे तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब नेट वर्क डन क्या हो गया? 0। अब देखो, अब क्या होगा? या निगेटिव में नीचे ला रहे हो, ऊपर ले गए तो माइनस mgh, ऐसे कर सकते हो। और फिर लाए तो mgh के डायरेक्शन में, या ऐसे कर सकते हो। देखो, दोनों ही तरीके हैं। नीचे फोर्स लग रहा है mg, नीचे, लेकिन आप नीचे mg फोर्स लग रहा है, लेकिन आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जा रहे हो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस में mgh। भाई यही ना होगा निगेटिव में, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में mgh। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे फोर्स भी लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होगा? mgh। तो ये दोनों को सम करोगे नेट वर्क डन 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, प्लस mgh और माइनस mgh ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन आएगा 0। इस वजह से तो ये क्या होगा? कंजर्वेटिव। ये नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है? चार्ज के बीच में। अब देखो, एक चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, मान लेते हैं। एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, प्लस या माइनस कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, या Q1 Q2 मान लो ये। अब वो क्या काम करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे F12। और ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे F21। ठीक। अब हमको प्रूव करना है इसको कि कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन करेगा। पाथ कैसा भी हो, काम वर्क डन सेम होगा, या नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर क्लोज पाथ में ले लेंगे तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। यही ना प्रूफ करना है। अब देखो, अगर ये पाथ ऐसे है, ये पाथ ऐसे है, इसको यहां से यहां ले जाएंगे, यहां से यहां ले जाओगे तो ये फोर्स लगाएगा, और फिर उसके बाद यहां से यहां लाओगे, दूर ले जाए। देखो, अभी जब इस बॉडी के दोनों प्लस चार्ज हैं, जब इसको इसके पास ले जा रहा है तो ये इसको दूर भेजेगा, ये। तो इसका मतलब इस पे ये फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है, और उसके अगेंस्ट हम इसको इसके पास ले जा रहे हैं, तो हमको काम करना पड़ रहा है पॉजिटिव में। लेकिन जब इसको फिर से इधर ले जाएंगे तो ये रिपेल भी कर रहा है, हम इस बॉडी को इधर ला भी रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए, मतलब इसके फेवर में ही हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम कैसा होगा? पॉजिटिव। नहीं समझ पाए? ऐसे समझो, ये इस पे, ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। हम ये चार्ज पार्टिकल लिए, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब पीछे भगा रहा है। इसके बावजूद भी हम इसको जबरदस्ती यहाँ ले जा रहे हैं। इसका मतलब हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, इसको ले जाना पड़ेगा। मतलब कि वही एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने काम किया। लेकिन जब यहीं से इसको यहाँ से फिर लाएंगे, तो अब जब दूर ला रहे हैं और ये इसको रिपेल भी कर रहा है, हम इसको दूर भी ला रहे हैं, मतलब जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसके डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब अब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इस केस में क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव, और इस केस में वर्क डन निगेटिव। नहीं समझे? नहीं समझे? हम समझ रहे हैं। इधर देखो, मान लेते हैं बॉडी यहाँ पहुंची, जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पहुंची, ये इस पे लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स, इधर की तरफ रिपल्सिव, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हम ले जा रहे हैं, इसके पास ले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव वर्क डन। मान लेते हैं W वर्क डन हुआ, लेकिन जब इसके पास आ गया
इसके पास से अब दूर लाने लगे बॉडी को, यहाँ मान ले पहुंचे, तो ये इस पे दूसरी रिपल्सिव वाली बॉडी टूल वही को, अरे पूरे क्लोज पाथ में घुमाना है ना। हाँ। तो जब इस बॉडी को यहाँ लाए तो फोर्स ऐसे लगा रहा था, हाँ। और ये जबकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, Negative। तो निगेटिव वर्क डन हुआ। लेकिन जब यहाँ पहुंचा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, हाँ। तो ये कैसा वर्क डन यहाँ होगा? Positive। पॉजिटिव। ऐड करो, प्लस माइनस माइनस जीरो आ गया, तो नेट वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो हो गया। यही क्या है? इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आया? ठीक, अब आगे चलते हैं। ये भी समझा दी, स्प्रिंग वाला समझा सकते हो? स्प्रिंग वाला कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है ये लिखना वही पड़ेगा। वही फिर आ जाता है। हाँ देखो, वही बात है। जैसे ये स्प्रिंग है, हाँ। इसमें एक बॉडी लगी है, हाँ। जब इसको हमने स्ट्रेच किया, तो मान लेते हैं स्ट्रेच किया ऐसे 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 यहाँ पहुंच गई। अच्छा ये बताओ, जब इसको हम स्ट्रेच कर रहे थे तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है, हाँ। लेकिन उसके अगेंस्ट हम इसको ले गए, ले गए। मतलब कि स्प्रिंग अपना जो फोर्स इधर लगा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमने इस डायरेक्शन में किया ना, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। हाँ। लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। स्प्रिंग तो इधर ही फोर्स लगा रही है, हाँ। लेकिन अब बॉडी भी इधर डिस्प्लेस कर रही है, आई। तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन इधर पॉजिटिव, मतलब यहाँ से यहाँ गया निगेटिव वर्क डन, फिर यहाँ से यहाँ आया पॉजिटिव उतना ही। जब सेम वर्क डन हुआ तो पूरा ऐड करोगे, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो। यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो गया? नेट वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो। तो ये भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सी बात। अच्छा, जो ये बात कह रहे थे, क्या बोलते हो, जो ये कह रहे थे टहल वाला, जैसे ये अर्थ पे हो, अर्थ पे तुम यहाँ हो, यहाँ से किसी बॉडी को मूव करके ऐसे 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 यहाँ पहुंचाए, और फिर दूसरी बॉडी को यहाँ मूव करते हुए यहाँ पहुंचाए। हाँ। तो पहली बात, हाँ। जो तुम बॉडी को ले जा रहे हो और या अपना ही किसी को पुश करके ले जा रहे हो, कोई बॉडी है उसको पुश करके ले जा रहे हो ना, डिस्ट्रेस करते हुए, मान लेते हैं कोई फोर्स लगा और इसको पुश करके आगे की तरफ ले जा रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव। जब यहाँ पहुंच गए तो आगे तो अपने आप से तो आएगा नहीं, इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ ले आओगे जब, तब भी तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा ना, तब भी आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे, और फोर्स आगे की तरफ लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। तो नेट वर्क डन क्या होगा? प्लस होके दोगुना वर्क डन हो जाएगा, दोगुना या पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? इसलिए नेट वर्क डन जीरो नहीं हो, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। और जबकि इनके पहले वाले केस में हम देखते थे, एक के कारण वर्क डन निगेटिव होता था तो दूसरे के कारण पॉजिटिव हो जाता था, इसलिए नेट वर्क डन जीरो हो जाता था इन क्लोज पाथ। जबकि इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो वाला फोर्स जो हम किसी को बॉडी को पुश करके या गाड़ी को धक्का लगा के पहुंचा दिए, वो वर्क डन जीरो नहीं होता, इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। बात समझ में आया? चलो ठीक है, हमको लगता है बहुत ज्यादा ही डिस्कशन हो गई कंजर्वेटिव फोर्स पे। अच्छा, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये तो वैसे ही मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। कंजर्वेटिव के अलावा भी दूसरी फोर्स थी। हाँ, एक और नॉन कंजर्वेटिव, अभी कंजर्वेटिव की बात चलेगी, अभी कंजर्वेटिव ही चलेगा। तो पहले एक हेडिंग और है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, वो लेकिन वो तो मैंने समझा दिया कि कंजर्वेटिव नेचर क्या है, ये तो मैंने समझा दिया। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे समझाया? ये सीढ़ी वाला बनाया था ना, हाँ। ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई हाँ। यहाँ, और या कोई बॉडी यहीं से सीधा यहाँ पहुँच गई, हाँ। दोनों सेम हाइट पे पहुँची, ये h हाइट है, और ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है। तो ऑब्वियस है कि h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 h3 है। जब किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? mgh1। जब किसी अब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ वर्क डन हो गया जीरो। फिर बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा mgh2। फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, वर्क डन हो गया जीरो। फिर बॉडी यहाँ से ले जाएंगे mgh3। इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh1 प्लस h2 प्लस h3, और यही h1 प्लस h2 ये क्या है? h के बराबर। तो mgh बराबर आ गया, दोनों वर्क फोर्स बराबर हो गए और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं किया, चाहे ये वाला पाथ फॉलो करो चाहे ऐसे जाओ, वर्क डन आपको उतना ही करना पड़ रहा है ना।
तो इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। इसको करवाया था, हम सोचे नया कुछ दे दिया, नहीं नया कुछ नहीं, ठीक है, ये मैंने करवा दिया है। दूसरा, लेकिन ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, उसको कर लूंगा। और अच्छा बॉल वाला भी केस यही है। ये कह रहा कि एक बॉल को ऊपर फेंके और फिर वो नीचे ग्राउंड पे आ गए, तो सिंपल से ऊपर जब फेंका गया तो mgh नेगेटिव में वर्क डन किया गया या माइनस mgh, जब वो बॉल नीचे आई तो पॉजिटिव में वर्क डन हुआ, mgh प्लस में दोनों जीरो हो गया, या वेलोसिटी दे दो। अच्छा अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहीं पे लिख देता हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द path followed by it is known as, this type of force is known as non conservative force। सिंपल सा एक लाइन में लिख सकते हो, if the amount of work done in the moving an object against a force from one point to another depends on the path along which the body moves, this type of force is called non conservative force। तो इसको एक लाइन में लिखोगे कैसे, if the amount of force, amount of work done, नहीं, amount of work done, amount of work done, amount of work done, work done by a body moving against a force, moving against a force is independent, नहीं depend on the path होगा ना, independent वाला तो is dependent of which, dependent of the path followed by the body then such force is called non-conservative force, non-conservative force, ठीक। इसका एग्जांपल तो बहुत सारे, ये वाला जो अभी समझाया कि रोड पे अगर जिसे बुलक कार्ट वो खींच रहा है गाड़ी को आगे की तरफ, वो अगर दूसरा शॉर्टकट रास्ता से जाएगा तो कम उसको वर्क डन करना पड़ेगा, लॉन्ग रास्ता ले लेगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और कौन से फोर्स हो सकते हैं बता दो। सेंटीपिटल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? सेंटीमीटर। पहली बात, सेंटीपिटल फोर्स वर्क डन करता है कि नहीं करता है? वर्क डन करता है। क्या करता है? वर्क डन जीरो होता है सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है, प्रूफ ही किए थे कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। तो सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमेशा सेंटर के लॉन्ग लगता है, रेडियस के, और रेडियस जो है टेंजेंट के लॉन्ग, और जबकि जो बॉडी होता है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट, तो वो जीरो। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसे? एग्जांपल, चिकना सरफेस है तो कम लगेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चिकना है तो कम लगेगा, खुरदुरा ज्यादा लगेगा ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यही ना, या विस्कस फोर्स। क्या? अब ये क्या है? विस्कस फोर्स, विस्कस भी जब लिक्विड में, लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जब लगता है उसको विस्कस या विस्कोसिटी के कारण नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। इसका मतलब कि ये पाथ पे डिपेंडेंट करेगा,
मतलब कि कंजर्वेटिव क्या था, पाथ इंडिपेंडेंट था, Independent। और ये पाथ पे डिपेंड करेगा। करेगा। तो सिंपल सी बात है, पाथ पे डिपेंड करेगा। हम्म, अब यहाँ पे वही बात है कि ये है, ये बॉडी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ मूव कराना है, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल अगर इस पाथ से गए और इसमें ये पाथ बहुत बढ़िया है या रफनेस इसमें ज्यादा है, हाँ तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यही तो बोल रहा और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो ज्यादा वर्क डन उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। और लेकिन अगर इस पाथ से गए और फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा है, मतलब कि बहुत अच्छा स्मूथ है रोड, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग नहीं रहा है, लगा। बॉडी तो वहीं पहुंची, लेकिन एक केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, दूसरे पाथ के केस में फ्रिक्शन कम लग रहा है, कम वर्क डन करना पड़ा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं किया, ठीक है। आप ही देखते होगे, आप ही अगर जैसे घर जाते हो, यहाँ से जैसे घर जाओ तो आप ये क्या सोचते हो, अच्छा रोड देखें, अच्छा रोड क्यों, क्योंकि ज्यादा आपको फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट गाड़ी को जो पहिया उसमें कम कम कारण करना पड़ेगा, मतलब स्मूथ रोड रहेगा, साफ रोड रहेगा तो आपको आसानी से पहुंच जाओगे, और खड़बड़ रहेगा, गड्ढा गुड्डी रहेगा तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा गाड़ी को, ठीक। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं।